एवरी ईयर लेह लद्दाख का टूरिस्ट फुटफॉल है 6 से 7 लाख। इनमें से कुछ टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं वाया फ्लाइट, कुछ करते हैं वाया 4 व्हीलर, कुछ करते हैं वाया साइकिल, कोई कोई तो अपना रिक्शा से भी गया है। बट सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, सबसे एडवेंचरस जर्नी होता है बाइक से। मैं लद्दाख 3 बार जा चुका हूँ, 2013 में, 2015 में एंड 2022 में। 2013 में जब मैं पहली बार लेह लद्दाख राइड किया था, ना ही उस टाइम यूट्यूब में गाइड करने वाला कोई वीडियो था, ना ही हमारा कोई प्रायर एक्सपीरियंस था। हमें तो ये भी पता नहीं था कि लद्दाख जाने के लिए रेन गियर्स, राइडिंग गियर्स, गम बूट्स ये सब कैरी करना होता है। वी डिड नॉट इवन हैव द बजट ऑफ बाइंग प्रोटेक्टिव गियर्स। स्कूल के फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था। इनिशियली 25 स्कूल फ्रेंड्स थे, बट बाद में खाली 5 ने ही लद्दाख का सर्किट कंप्लीट किया था। दैट वाज एन अमेजिंग राइड। अब क्योंकि मेरा एक बार एक्सपीरियंस हो चुका था, तो नेक्स्ट टाइम इन 2015 को मैंने एक बार फिर से प्लान बनाया। इस बार मेरे साथ 17 फ्रेंड्स ने एकम्पनी किया था। दिस टाइम आई गाइडेड माई फ्रेंड्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर लद्दाख, फ्रॉम राइडिंग गियर्स टू रेन गियर्स टू बाइक पार्ट्स टू मेडिसिन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब मैंने एक लिस्ट बना के अपने दोस्तों को राइड से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, एंड इट रियली हेल्प्ड। 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका था। 2022 में एक बार फिर से प्लान बनाया। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इस बार अपना पेट बेला को भी ले जाने का डिसाइड किया। साथ में 10 और फ्रेंड्स थे। दिस ट्रिप वॉज फॉर 24 डेज। वी रोड फ्रॉम दिल्ली। पहले लद्दाख का जंस्कार किया, फिर उमलिंगला पास ख़त्म किया एंड सच पास होते हुए दिल्ली वापस आ गया। प्रायर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के वजह से वी फेस्ड नो प्रॉब्लम एट ऑल। Now that you know that I have 12 years of riding experience and 3 times Ladakh experience, I want to guide you how to travel to Ladakh. What are the preparations, itinerary क्या है, budget क्या है and things to keep in mind. गाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइटिनरी से। देखिए मैं आप लोगों को 3 आइटिनरी दूंगा। एक है 12 से 13 दिन का, एक है 14 से 15 दिन का और एक है नियरली 20 डेज से ऊपर, जिसके आपके पास बहुत टाइम है, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 20 दिन का ऊपर वो लास्ट में दूंगा जो हम लोगों ने किया था 2022 में। सबसे पहले वाला मैं बता देता हूँ जो 12 से 13 दिन का है। डे 1 में आप लोग राइड करोगे दिल्ली से पठानकोट जो कि 467 किलोमीटर है। सेकंड डे आप लोग राइड करोगे पठानकोट से श्रीनगर जो है 360 किलोमीटर। श्रीनगर से कारगिल आप राइड करोगे डे 3 में जो है 201 किलोमीटर, 201 किलोमीटर। डे 4 में आप लोग राइड करोगे कारगिल से लेह 210 किलोमीटर। अब डे 5 में आपको लेह में रुकना पड़ेगा बिकॉज आपको अपना परमिट निकालना पड़ेगा जो पैंगोंग लेक के लिए, हंदर डेजर्ट के लिए, उमलिंगला पास के लिए, इन सब ये इनर लाइन परमिट आपको एक निकालना पड़ता है। तो ये आपको परमिट निकालने के लिए आप लेह पे एक दिन रुकोगे। वहाँ पे आप अपना बाइक भी सर्विसिंग करवा लेना और साथ में आप लेह का साइट सीइंग भी कर लेना। इतना ज़्यादा तो लेह में देखने लायक थोड़ा बहुत ही है, तो आप लोग डे 5 में ये सब कर लेना। डे 6 में आप लेह से खारदुंगला जाओगे जो कि 50 किलोमीटर है। खारदुंगला वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड था एक टाइम पे। आज के दिन में वो 11 नंबर पे आता है। आज के दिन में सबसे टॉप जो आता है, सबसे 1 नंबर जो आता है, सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो आता है वो लद्दाख में ही है, वो उमलिंगला पास है, वो आगे हम आएंगे। फिर खारदुंगला से आप चले गए हंदर डेजर्ट। लेह से बेसिकली खारदुंगला से हंदर डेजर्ट जो है 127 किलोमीटर, ये है डे 6। डे 7 में आपको हंदर डेजर्ट से पैंगोंग सो लेक तक राइड करना है। 240 किलोमीटर का ये राइड है। बीच में आपको थोड़ा बहुत वाटर पासेस मिलेगा। जब हम लोग गए थे वाटर पासेस, रास्ता कंस्ट्रक्शन होके रखा था तो थोड़ा बहुत रास्ता खराब था और थोड़ा सा लंबा जर्नी होगा, तो थोड़ा सा आप जल्दी निकल के जाना। ये है डे 7 का हंदर डेजर्ट से पैंगोंग से का। और हो सके तो आप जेरी कैंस यूज़ करना बिकॉज एक टाइम के बाद, मतलब हंदर डेजर्ट के एक टाइम के बाद आपको पेट्रोल पंप नहीं मिल सकता है, तो इसीलिए आप जेरी कैन यूज़ करना। डे 8 में पैंगोंग से आपको हनले पहुंचना है। ये 309 किलोमीटर है, बहुत ही लंबा रास्ता है और बहुत ही सुंदर टेरेन के बीचों बीच से आपको जाना पड़ेगा। बहुत ही मज़ा रास्ता है। बीच बीच में थोड़ा बहुत ख़राब रास्ता है, बट ये आप लोग आराम से ओवरकम कर पाओगे। फिर आप लोग हानले से शुरू होता है मेन डेस्टिनेशन जो सभी बाइकर जाना चाहते हैं, वो है उमलिंगला पास। हानले से आप उमलिंगला पास जाओगे जो है 75 किलोमीटर्स। ये 3 रास्ता जाता है अलग अलग, तो आप किसी से भी वहाँ पे जहाँ पे होम स्टे पे रुके हुए हो वहाँ से किसी से पूछ लेने से आपको पता चल जाएगा कहाँ से जाना है, तो बता रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूजिंग है बीच बीच में बिकॉज बहुत ही डेजर्ट एरिया है, आइसोलेटेड है, रेगिस्तान टाइप सा है,
कंफ्यूज हो सकते हो, तो हो सके तो आप ग्रुप में ही चलिएगा। अगर आप सोलो जाते हो तो आप लोग कंफ्यूज होकर कहीं पे गुम तो नहीं होगे, बट यू विल लूज योर टाइम, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा जो आपको बता देगा कि यहाँ ना यहाँ से जाना है। सो अगर उमलिंगला पहुँच कर आप फिर से उमलिंगला से आप चले जाओगे न्योमा विलेज तक। न्योमा विलेज हानले उमलिंगला न्योमा जो है 200 किलोमीटर, और ये रेगिस्तान के बीचों बीच से आपको जाना पड़ेगा। फिर आप न्योमा से सारचू जाओगे, ये 10 नंबर डे पे 10 नंबर दिन पे आप न्योमा से सारचू जाओगे। ये रास्ता आपको आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 211 किलोमीटर है। सारचू में रहने के लिए थोड़ा सा आपको सस्ते में मिल जाएगा, पर वहाँ पे ऐसा है कि जो टीना होता है ना, टीना का घर होता है ना, वैसे ही वहाँ पे ऐसे बना हुआ है, मतलब पूरा एकोमोडेशन का फैसिलिटी, खाना वाना तो अच्छा मिल जाता है, पर रहने का ऐसा है कि आप अपना अगर ब्लैंकेट लेके जाते हो, आप अपना अगर स्लीपिंग बैग लेके जाते हो तो आराम रहता है। मतलब हाइजीनिक तो नहीं बोलूँगा मैं, इतना हाइजीनिक का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि बहुत लोग आगे वही कंबल वम्बल यूज़ करता है। अगर आप लोग अपना कंबल लेके जाओगे, स्लीपिंग बैग लेके जाओगे तो थोड़ा सा हाइजीन हो जाता है, अदरवाइज नहीं है। पर रहने का सस्ता है, 100-150 रुपये में आपको रहने को मिल जाएगा, खाने का 150-200 रुपये, बजट में आऊँगा बाद में। सो ये 10 नंबर दिन था। तो 11 नंबर दिन आप लोग सारचू से मनाली तक जाओगे, जो है 177 किलोमीटर, बहुत ही मक्खन वाला रास्ता है, आराम से जा पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। मनाली से आप लोग डे 12 से मनाली से आप कितना टाइम में दिल्ली जाके पहुंचना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ये 501 किलोमीटर है, देखने में 501 किलोमीटर बहुत ही लंबा रास्ता है, बहुत ही ट्रैफिक जाम रहता है, रास्ता खराब रहता है। तो इसीलिए दिल्ली से आप चंडीगढ़ भी जाके रह सकते हो, या तो रास्ते में कोई अगर आपको मिल जाता है होटल रह सकते हो, नहीं तो आप सीधा दिल्ली जा सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। नहीं तो 13 डे में आप लोग दिल्ली पहुँच ही जाओगे आराम से। तो ये था 12 to 13 डेज का आइटिनरी। ये जो आइटिनरी था ये दिल्ली से पठानकोट होते हुए कश्मीर होते हुए, अगर आप लोग मनाली से जाना चाहते हो, यहाँ पे थोड़ा सा आइटिनरी ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, पर दो एक जगह पे चेंजेस आता है। जैसे कि डे 14 एंड 15 डेज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस आइटिनरी में आप लोग दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे, जो है 245 किलोमीटर्स। ये डे 1 में देखिए, आप डे 1 में कट शॉर्ट करके अगर आप लोग राइड जल्दी करना चाहते हो, अगर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग राइड करते रहना चाहते हो, मनाली पहुंचना चाहते हो, तो एक ही दिन में मनाली पहुंच जाओगे, पर 16 से 17 घंटा लग सकता है अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो। अगर आप 2-3 बंदा राइड करते हो तो 14-15 घंटा में आप पहुंच जाओगे। तो दिल्ली से आप या तो आप चंडीगढ़ जाओगे, नहीं तो दिल्ली से आप सीधा मनाली जाओगे। अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो, डे 1 में 245 किलोमीटर्स है, चंडीगढ़ से मनाली है 269 किलोमीटर, ओवरऑल 501 किलोमीटर्स। ये डे 1 या डे 2 में आप लोग कवर कर सकते हो। डे 3 में आते हैं, जैसे कि ये 14-15 डेज है, थोड़ा सा ब्रेक देके मैंने बनाया है। डे 3 में मनाली से आप लोग सारचू राइड करोगे, 177 किलोमीटर्स है। फिर सारचू से आप लोग राइड करोगे लेह तक, ये डे 4 में। ये 250 किलोमीटर है, बहुत ही सुंदर टेरेन है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मतलब वही बारालाचाला, टांगलांगला, ये सब पासेस आप लोग क्रॉस करके जाओगे और पहुंचोगे लेह। फिर लेह में आपको क्या करना है, आप लोग को एक दिन वेट करना है और वहाँ पे आपको पासेस बनवाना है, आपका गाड़ी का, बाइक का सर्विसिंग करवाना है तो कर लेना, और साइट सीइंग भी कर लेना। ये है डे 5 का लेह। एक बार परमिट निकल गया, डे 6 में आप लेह से खारदुंगला, फिर हंदर, वही वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था, लेह से खारदुंगला हंदर 125 किलोमीटर का है। हंदर से पेंगोंग आप लोग जाओगे, फिर 240 किलोमीटर है, ये डे 7। डे 8 में पेंगोंग से आप हानले जाओगे, 309 किलोमीटर है, ये है डे 8। फिर डे 9 में आप लोग हानले से उमलिंगला जाके फिर आप हानले आना, क्योंकि आप फिर से न्योमा होके, सारचू होके, मनाली होके आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप मनाली से ऑलरेडी आ चुके हो। तो इसीलिए आपको हानले से डे 9 में हानले से उमलिंगला जाके फिर हानले आना है, 75 किलोमीटर्स टू हानले एंड कमिंग बैक इज 75, 150 किलोमीटर आपने हानले में अपना टाइम स्पेंड किया, एक नाइट स्पेंड किया। फिर आप हानले से डे 10 में, तो डे 10 में आप लोग हानले से सोमोरिरी जाओगे। सोमोरिरी एक लेक है, जैसे पेंगोंग लेक है, सोमोरिरी लेक है। ये 139 किलोमीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं है हानले से सोमोरिरी। फिर सोमोरिरी से आप लोग डे 11 में आओगे लेह, जो है 220 किलोमीटर। आप लेह पहुंचिए, लेह से आपको वापस आना है, तो लेह से आप आओगे डे 12 में, आप आओगे लेह से कारगिल में आपको रहने खाने का जगह मिल जाएगा, वहाँ पे आप कारगिल वार मेमोरियल भी देख सकते हो। फिर डे 13 में आप कारगिल से श्रीनगर आओगे, जो है 210 किलोमीटर। या तो आप
और थोड़ा आगे राइड करके आप कहाँ तक आना चाहते हो ये आपके ऊपर है। रिटर्न जर्नी हमेशा आपके ऊपर है। आप कितना दूर तक, कितना लंबा आप लोग बाइक चला सकते हो ये आपके ऊपर है। सो लेह से कारगिल है 210 किलोमीटर, सॉरी कारगिल से श्रीनगर है 210 किलोमीटर, मगर आप लोग कारगिल से श्रीनगर से आगे भी जम्मू तक तो नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी श्रीनगर से आप पठानकोट आओ या दिल्ली आओ, ये आपके ऊपर है। ये डे 14 का है। देखिए श्रीनगर से पठानकोट वैसे 360 किलोमीटर है, नहीं तो श्रीनगर से आप लोग कंटिन्यूसली अगर बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे कोट श्रीनगर से आप लोग दिल्ली राइड नहीं कर पाओगे, ये बहुत लंबा है। अगर गाड़ी से होता है तो हो जाता है, कोई कोई तो कर लेता है, पर इतना भागा दौड़ी नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है, 14-15 दिन आप लोगों ने लेके ही रखा है, तो आप लोग सीधा पठानकोट में एक दिन हॉल्ट कर लिया, फिर पठानकोट से आप लोग दिल्ली पहुंच जाओगे, जो कि है 467 किलोमीटर्स। तो ये है आइटिनरी 14-15 डेज का। अब मैं आपको लास्ट आइटिनरी बताऊंगा। इस आइटिनरी को मैंने किया था 2022 में। ये आइटिनरी है 22 दिन बोला है मैंने, तो 24 दिन में कंप्लीट किया था। पर मैं मतलब इस आइटिनरी में आपके पास टाइम है, आपके पास बजट है, आपका कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। उस हिसाब से मैंने ये आइटिनरी चूज़ किया था। वैसे भी लद्दाख एक ऐसा जगह है कि आप लोग एक ही बार जाओगे तो वो ख़त्म नहीं होगा, आपको बार बार जाना पड़ता है, तो जाके ख़त्म होता है। तो इसलिए थर्ड टाइम पे मैंने 24 दिन का टाइम लेके जाके पूरा ख़त्म किया था। अगर आपके पास टाइम है तो 22-23 दिन एनाफ है। मैं आप लोगों को आइटिनरी बता रहा हूँ। देखिए दिल्ली से पठानकोट जाओगे, जो कि 467 किलोमीटर है डे 1 पे। डे 2 पे आप लोग पठानकोट से श्रीनगर जाओगे, जो है 307 किलोमीटर्स। डे 3 में अगर आपके पास वही जैसे टाइम है, आप श्रीनगर पे स्टे करो, डाल लेक एंजॉय करो, खाना एंजॉय करो, बहुत कुछ चीज़ें हैं श्रीनगर में देखने के लिए। तो डे 3 में आप लोगों ने स्टे करके एंजॉय किया। डे 4 में आप लोग श्रीनगर से कारगिल गए, 201 किलोमीटर है। कारगिल जैसे शाम से पहले अगर पहुंच गए तो आप लोग वार मेमोरियल जाके देख सकते हो। कारगिल वार मेमोरियल बहुत ही, हम लोगों ने हमारे इंडियन आर्मी में कारगिल में कैसे जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, कैसे जीता था, सब कुछ वहाँ पे है, तो वो देख सकते हो आप लोग। फिर आप लोग डे 5 में, ये वाया जंस्कार में बता रहा हूँ, ये आइटिनरी है वाया जंस्कार। तो यहाँ पे कारगिल से आप लेह नहीं जाओगे, यहाँ से आप पानी खेड़ जाओगे, पानी खार जो है 210 किलोमीटर। दिस इज टुवर्ड्स, ये आप लोग जंस्कार की तरफ आ रहे हो, ठीक है। कारगिल से पानी खार जो कि है 5, ये डे 5 का जो है 210 किलोमीटर। हम लोगों ने वहाँ पे कैंपिंग किया था, बहुत ही अच्छा नाइट टाइम स्पेंड किया था। वहाँ पे कैंपिंग करने का जगह है और होम स्टे भी आप लोगों को मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। डे 6 में पानी खाड़ से हम लोग आएंगे पादुम तक। देखिए 167 किलोमीटर से पादुम तक आगे। पादुम इज़ एन आइसोलेटेड एक विलेज है, पर एमिनिटीज सब है वहाँ पे, सब कुछ मिल जाता है। देखिए जो है पानीखेर से पादुम है 167 किलोमीटर्स। अगर आप लोग पादुम में रुकना चाहते हो, डे 7 आप लोग रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो, थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, रेस्ट ले लिया, बाइक सर्विसिंग करवा लिया। फिर आप लोग डे 8 में पादुम से वापस जब कारगिल होके नहीं आना है, पादुम से लिंगशेट करके एक जगह है, लिंगशेट करके आप ले आओगे, जो थोड़ा सा स्ट्रेनियस है, मतलब बहुत ही लंबा रास्ता है, थोड़ा सा ऑफ रोड भी मिलेगा, बट बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है ये। मैं आप लोग गारंटी दे सकता हूँ, बहुत ही मतलब एडवेंचरस है ये। एंड आपको रास्ता कहीं कहीं पे बना हुआ मिलेगा, पर मैक्सिमम रास्ता यहाँ पे खराब है, बहुत ही अच्छा है। मगर ये बहुत ही एक ऐसा टेरेन है, कम ही लोग लेते हैं। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, पादुम से वापस कारगिल चले जाते हैं, कारगिल से ले चले जाते हैं। पर यहाँ से आपको क्या करना है, पादुम से आप लिंगशेट करके विलेज आइए, लिंगशेट से आपको सीधा सीधा आते रहोगे तो आप लोग को लेह मिल जाएगा। तो ये रूट आप लोगों को लेना है। तो एक बार लेह पहुँच गए, लेह पे आपको डे 9 पे लेह रुक के परमिट बनवाना है, बाइक सर्विसिंग करवाना है, रेस्ट लेना है, साइट सीइंग करना है। डे 10 में आप लेह से हंडर जाओगे। हंडर पे आप रुकोगे नहीं, हंडर से आप सीधा चले जाओगे तुर्तुक। तुर्तुक इज द लास्ट विलेज जहाँ से आपको पाकिस्तान दिखता है। सो आप लोग लेह से तुर्तुक चले जाओगे। डे 11 में आप लोग तुर्तुक से फिर वापस आओगे हंदर तक। कॉर्नर से फिर से आपको वापस आना है हंदर तक। ये 50-60 किलोमीटर्स का है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हंदर पे आप लोग एक दिन रुक जाना, क्योंकि हंदर एक देखने लायक डेजर्ट है, जो मतलब यूनिक डेजर्ट है, एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट बोलते हैं ना, तो ये हंदर डेजर्ट है। वहाँ पे आप लोग कैमल राइड्स ले सकते हो, आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, बड़ा ही मस्त है। मैं आप लोगों का इनका होम स्टे वगैरह भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। तो आप लोग हंदर पे एक दिन रुक जाना, वो है डे 12। डे 13 में आपको हंदर से पैंगोंग डेजर्ट
तक जाना है, जो आप लोगों को पहले भी मैंने बताई, ये 240 किलोमीटर है। रास्ता अच्छा है, बीच बीच में आपको वाटर पासेस मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा प्रिपेयर होकर जाना और जेरी कैंस कैरी करना है। फिर आप लोग डे 14 में जैसे कि आप टाइम लेके जा ही रहे तो पेंगोंग में हॉल्ट करना। पेंगोंग में आप लोग देखने जाइएगा कि वो 3 इडियट्स का पॉइंट कहाँ पे है। फिर आप लोग पेंगोंग लेक पे भी जाके पानी आप लोग छू सकते हो, बहुत ही ठंडा पानी होता है, तो आप लोग ऑब्वियसली, और वहाँ पे नहाने का मतलब वहाँ पे जंप करके आप लोग स्विमिंग करने का सोचना नहीं है, बिकॉज बहुत ही ठंडा पानी, आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। पर हम लोगों ने जस्ट पानी छुआ, थोड़ा बहुत खेला और बेला ने इनफैक्ट वहाँ पे तो स्विमिंग भी किया था, तो इट वॉज अमेजिंग इन पेंगोंग लेक। एक दिन हॉल करके बड़ा मज़ा आया था। एंड पेंगोंग लेक में आप लोग मतलब वही है, आप लोग ये सब कर सकते हो पेंगोंग लेक में एक दिन हॉल करके। ये है डे 14। डे 15 में आप लोगों को पेंगोंग लेक से हानले तक जाना है, जो है 311 किलोमीटर्स, आप लोगों को मैंने पहले बताया। हानले से फिर आप लोगों को डे 16 में हानले से उमलिंगला जाना है, जो कि 75 किलोमीटर है। फिर हानले आना है, 150 किलोमीटर है। फिर आप लोग डे 16 में हानले में रुकोगे। फिर डे 17 में आप लोगों को हानले से सोमोरिरी जाना है, जो कि 159 किलोमीटर है। अगर ना ये है डे 17 का, ना यू हैव टाइम, तो आप लोग डे 18 में सोमोरिरी पे वेट मतलब हॉल्ट कर लेना और देखना सोमोरिरी कितना सुंदर है। आप लोग बहुत सारे वीडियोस बना सकते हो, टाइमलेस वीडियोस, ये सब वीडियोस कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। डे 18 में आप सोमोरिरी पे रेस्ट लेके आराम से टाइम स्पेंड करना। सॉरी, डे 19 में आप लोग सोमोरिरी से सारचू आओगे, जो है 228 किलोमीटर, थोड़ा सा लंबा रास्ता है। फिर आपको डे 20 में सारचू से आपको मनाली आना है, जो है 177 किलोमीटर्स। ना यहाँ से मनाली में डे 21 में आप लोग मनाली में आराम से चिल कर सकते हो, आप लोग वहाँ पे हॉल्ट करो, जो भी करना है आप कर सकते हो। फिर डे 22 एंड 23 में, देखिए ये डिपेंड करता है, आप लोग मनाली में और एक दिन रुकना चाहते हो या तो आप आना चाहते हो। अगर आप आना चाहते हो तो आराम से आप मनाली से आप चंडीगढ़ पहुँच गए, चंडीगढ़ में हॉल्ट किया, फिर नेक्स्ट डे चंडीगढ़ से दिल्ली आप लोग राइड कर सकते हो। वैसे तो ये 23 डेज़ का मैंने आइटनरी बनाया है, मगर मेरा 24 डेज़ का था, मैंने 1-2 जगह पे एक्स्ट्रा हॉल्ट किया था। सो ये है, ये तीनों है 3 आइटनरी। अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन है, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को जितना अपने एक्सपीरियंस के तजुर्बे, अपना तजुर्बा की तरफ से मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस दे दूंगा। अगर आपको 10 दिन का आइटिनरी चाहिए, मैं वो भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे लिख के दे दूंगा। आपको बस बताना है कि मुझे इतना दिन का आइटिनरी चाहिए। कुछ भी कन्फ्यूजन है मुझे बोल सकते हो। नाउ लेट्स स्विच टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं थिंग्स टू कैरी, मतलब आप कपड़े में, गारमेंट्स में, जूता वूता ये सब क्या कैरी करोगे। देखिए ये बहुत ही लंबा लिस्ट है, यहाँ पे मैं बोलने से ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कोई अगर मुझे कमेंट करता है या तो मैं अपना कमेंट ही छोड़ दूंगा एक अलग से और उसको पिन कर दूंगा, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको लेके जाना है बेसिकली। नहीं तो आप गूगल में आपको अगर आप देखोगे तो आपको आंसर्स मिल ही जाएगा कौन क्या कैरी करता है, लिस्ट क्या है। मैं अपने हिसाब से एक लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। नाउ नेक्स्ट इज बाइक का पार्ट्स। देखिए बाइक का पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैकेनिक हो गया तो अच्छा है, अगर आपका पास मैकेनिक नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, जैसे टायर चेंज, ट्यूब कैसे चेंज करते हैं, मतलब वो क्लच केबल्स या तो ब्रेक केबल्स कैसे चेंज करता है वो आपको सीखना पड़ेगा। और जो स्पेयर पार्ट्स में आपको बाइक के स्पेयर पार्ट्स सबके सब ही लेके जाना है, सब मतलब दोनों ट्यूब्स स्पेयर ट्यूब्स लेके जाना है, क्लच केबल लेके जाना है, ब्रेक केबल लेके जाना है, फिर आपका ये सब तो लेके जाना है। एंड जेरिकेन्स तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जेरिकेन्स भी लेके जाना है। एंड बाकी आप स्पार्क प्लग लेके जा सकते हो। यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होगा, बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हो सके तो आप अपने बाइक में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फॉग लाइट्स लगा लेना, क्योंकि वहाँ पे किसी बाइक में पावर इतना नहीं होता है तो फॉग लाइट्स काम आ जाता है। फॉग लाइट्स या तो नॉर्मल लाइट्स जो आप बाइक में लगाते हो, इंडिकेटर्स वगैरह जो भी है। और राइडिंग गियर्स में कुछ ही चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए राइडिंग गियर्स में नॉर्मली लोग राइडिंग जैकेट तो आजकल हर कोई पहनता है, कोई राइडिंग पैंट भी सबके पास ही होता है, राइडिंग बूट्स भी होता है, हेलमेट्स होता है, बफ होता है, ग्लोव्स होता है, सबके सब होता है। अगर ये सब आपके पास नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है कि आपको एंकल गार्ड खरीदना है। ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, 500 से 1000 रुपये के बीच में आ जाता है। फिर आपको नी गार्ड खरीदना है। एक अच्छा हेलमेट तो आपके पास होना ही चाहिए। हेलमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी थिंग, ये आपके पास होना चाहिए।
बफ होना चाहिए, बिकॉज सन धूप बहुत गिरेगा, जैसे ही आप ऊपर जाओगे धूप बहुत गिरेगा तो आपको ये सन मन ये सब जलने लगेगा, तो इसलिए आपको ढक के रखना है, तो एक बफ होना ज़रूरी है। बाकी हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, राइडिंग ग्लोव्स मतलब बाइकिंग पार्ट्स में, मतलब आपके राइडिंग एक्सेसरीज एंड गियर्स में यही सब आता है। फिर आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है रेन गियर्स। रेन गियर्स में रेन कोट आपका रेन पैंट और आपका, देखिए बूट्स तो मैंने आज तक कोई भी ऐसे पहले 2000 जब मैं 15 में गया था, 2013 में जब गया था मैं गामबूट्स पहना था, पर बाद में मैंने गामबूट्स पहना नहीं, ट्रैकिंग जूता पहन के चला गया और ट्रैकिंग जूता में मेरा वाटरप्रूफ भी था। तो कहीं कहीं में पानी घुस ही जाता है, यही सब तो एडवेंचर है यार, मतलब अगर आपके जूते में पानी नहीं जाएगा तो क्या ही एडवेंचर रह गया। तो ये सब, और बाद में हवा में चलते चलते जो सूख ही जाता है, तो ये सब था ही। अगर आपको गामबूट्स फिर भी लेके जाना है तो आप लोग गामबूट्स लेके जा सकते हो। रेन गियर्स में रेन कोट हो गया, रेन पैंट हो गया, और आपके लगेज, बाइक में जो लगेज है उसको कवर करने के लिए रेन कवर्स होना जरूरी है। बाकी राइडिंग ग्लोव्स तो आपके पास है ही। इस वीडियो का लास्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज थिंग्स टू रिमेंबर, मतलब आपको ध्यान पे रखना है कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 चीज़ें मैं बताऊंगा, 3 से 4 चीज़ जो भी है, जितने भी चीज़ें हैं जो भी मैं बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप हाई ऑल्टीट्यूड एक डेजर्ट पे जा रहे हो, एक रेगिस्तान पे जा रहे हो, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट, तो आप लोग बहुत ऊपर जाओगे तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने का चांसेस है, अगर आप लोगों का बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं है तो। बिकॉज माउंटेन सिकनेस या ऑल्टीट्यूड सिकनेस एक ऐसा बीमारी है जो आपका फिटनेस मतलब आप कितना भी फिट हो, अगर आपका कुछ चीज़ें गलत हो जाता है तो आपको माउंटेन सिकनेस हो जाता है। वो मैटर नहीं करता जेंडर क्या है, कितना हेल्दी है, वो मैटर नहीं करता है। अगर इफ़ यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स राइट, अगर आपका बॉडी प्रॉपर एक्लेमेटाइज नहीं है तो आपको माउंटेन सिकनेस हो सकता है। तो माउंटेन सिकनेस के लिए देखिए, आप जैसे बाइक चला के जाओगे तो आप आराम से जा रहे हो, तो बाई फ्लाइट जाने से ज़्यादातर लोगों को हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली दिल्ली से जाते हैं या तो किसी भी सिटी से डायरेक्टली ले जाते हैं, जो 300 अबोव द सी लेवल, 300 मीटर्स अबोव द सी लेवल से डायरेक्ट कितना, और 2000-3000 मीटर्स अबोव द सी लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो ऑब्वियसली ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता ही है। अगर आप लोग बाइक से जाओगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली आपका बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाता है। बट कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपका बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं हो सकता है, जैसे सारचू एक ऐसा जगह है, पांग एक ऐसा जगह है, हानले एक ऐसा जगह है, पेंगोंग लेक एंड उमलिंग ला पास, ये सब ऐसे जगह हैं जो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत, मतलब एयर इज़ वेरी थिन, तो ऑक्सीजन थोड़ा दिक्कत होता है और यहाँ पे माउंटेन सिकनेस हो सकता है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचने का 2-3 तरीका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको ऑलरेडी ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो चुका है तब आप इमीडिएटली आपको डिसेंड करना है, मतलब आप पेंगोंग लेक में सपोज हो तो पेंगोंग लेक से आपको नीचे उतरते लेह तक जाना है, लेह में आपका थोड़ा कम हो जाएगा। इमीडिएटली आपका ठीक होने का तरीका यही है। दूसरा तरीका है कि आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, फ्रेश ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। आप ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो आप ले सकते हो, पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर आप कितना ही ले सकते हो, बड़ा सिलेंडर होने से अलग बात है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से आपका थोड़ा ऑल्टीट्यूड सिकनेस कम हो सकता है। तीसरा बात यह है कि आप ऐसे जगहों में, हाई ऑल्टीट्यूड जगहों में ज़्यादा भागा दौड़ी मत करना। अगर आप ज़्यादा भागा दौड़ी करोगे तब आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस और भी ज़्यादा होगा। आपको बॉडी को रेस्ट देना है, एक जगह में बैठिए, आराम से नज़ारा एंजॉय कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, भागा दौड़ी नहीं करना है। अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखिएगा। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड सिकनेस इसलिए भी होता है बिकॉज आपके बॉडी में एनफ पानी नहीं होता है, तब आपका ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है। जैसे कि आप स्मोकिंग कर लिया, लंग्स में आपका धुआं चला गया, और अल्कोहल पी लिया, अल्कोहल पीने से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होने के वजह से आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। इसीलिए स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन ऐसे जगहों में हो सके तो मत ही कीजिएगा। 1-2 दिन का बात होता है, मत ही कीजिएगा। कभी अगर ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है, नौसिया टाइप सा हो रहा है, वॉमिटिंग का टेंडेंसी आ रहा है, आप लोग कंज्यूम कर सकते हो लहसुन। सो गार्लिक कंज्यूम कीजिएगा, या तो मतलब आप जब आपको पता लगेगा कि आप हाई ऑल्टीट्यूड जगह पे जा रहे हो और ऑल्टीट्यूड सिकनेस का चांसेस है, तो आप लोग पहले से ही कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 लहसुन खा के रखना। और एक चीज़ है, एक मेडिसिन है बहुत ही जो मतलब
सभी लोग रेकमेंड करता है, डॉक्टर्स भी रेकमेंड करता है जब हाई ऑल्टीट्यूड जगहों पे जाते हो, वो है डायमॉक्स। डायमॉक्स खाने से क्या होता है, आपका ऑल्टीट्यूड का एक्लेमेटाइज बेसिकली आपका बॉडी करवा देता है मेडिसिन, वो मेडिसिन डायमॉक्स, नाम याद रखिए, डायमॉक्स एक्लेमेटाइज करवा देता है, बेसिकली आपके बॉडी को ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने से रोक देता है। पर जब आपका ऑल्टीट्यूड सिकनेस ऑलरेडी हो रहा है, अगर आप तब मेडिसिन खाओगे तब वो इफेक्ट असर नहीं करेगा। आपको एक दिन पहले खाना पड़ेगा या कुछ ही घंटे पहले खाना पड़ेगा। जैसे मुझे आज पता है कि मैं पेंगोंग लेक जा रहा हूँ या तो उमलिंगला जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ ही घंटे पहले से ही खा के ऑलरेडी मतलब डायमॉक्स खाना पड़ेगा, तब आपका काम करेगा। किसी किसी लोगों पे काम नहीं करता है, वो डिपेंड करता है। एंड लास्ट बात यह है कि आप जैसे ही ऊपर ग्रेजुअली आप जब एक्लेमेटाइज करोगे तो आपको माउंटेन सिकनेस नहीं होगा। मेरे को आज तक कभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट इज धूप बहुत तेज है, मतलब इट्स वेरी शार्प, बहुत तेज है, तो आपको हमेशा आपका ढक के रखना है, क्योंकि वह सनबर्न बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। मतलब मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया था। एक बार एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, और जैसे आपने देखा मेरा पूरा काला हो गया था, बट फिर भी सन तो शार्प है, मगर विंड इज़ एनी टाइम विंड आता रहेगा, बहुत ठंडा हवा आता है। तो इसलिए आप हमेशा एक वार्मर तो पहन के रखिएगा, नहीं तो आपका मतलब पता नहीं आपका बॉडी में कुछ भी लग सकता है, मतलब आपको बीमार लग सकता है, आप बुखार हो सकते हो, तो इसलिए हल्का वार्मर लेके रखिए। नाउ लास्ट पॉइंट इज, देखिए इस ट्रिप में सबसे जो जरूरी चीज़ है, अगर आप बाइक से जाते हो तो है वो बाइक का डॉक्यूमेंट्स, फुल डॉक्यूमेंट्स, आपके बाइक का फुल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एंड आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपको कोई भी कहीं पे भी कोई रोकेगा नहीं, सब आपका आराम से ये ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। सो बाइक का डॉक्यूमेंट्स एंड आईडी कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अब आते हैं वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, वो है बजट। बजट मैंने बहुत अच्छी तरह से रेडी किया है। ये मतलब लगभग ऐसा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना हो सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पेंड, वेयर यू स्टे, व्हाट यू ईट, एंड आपका मतलब खर्चा कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन कैसा है, बाइक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, हेल्थ का कोई इशू तो नहीं हुआ, सब कुछ डिपेंड करता है। पर फिर भी मैंने बजट रेडी किया है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो 13 डेज का आइटिनरी है उसका बजट मैं बता देता हूँ। देखिए आप पर डे के हिसाब से अगर आप सोलो जाते हो, अगर आप सबसे सस्ता से सस्ता भी होम स्टे ढूंढते हो, होटल ढूंढते हो, 500 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो एट द मैक्स आप लोग 1000 मतलब मिनिमम 1000 तक तो आपको एकोमोडेशन मिल ही जाएगा। 500 से 1000 तक आपका रहना, खाने का 500 से 1000 तक, मतलब आप सुबह उठ के कुछ तो खाओगे, दोपहर को कुछ खाओगे, शाम को कुछ ड्रिंक कर लिया, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया, फिर रात होते होते डिनर तो करोगे, तो मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1000 रुपीज़। पेट्रोल का आप लोग 13 डेज का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नियरली कितना किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स होगा। अगर दिल्ली से अगर आप दिल्ली वापस आते हो तो आपको पड़ेगा नियर अबाउट 10,000 to 12,000 आपका पेट्रोल का खर्चा होगा। नाउ दैट डिपेंड्स बेसिकली आप कौन सा बाइक लेके जा रहे हो। अगर आपका स्प्लेंडर लेके जा रहे हो शायद 6000 रुपये खर्चा हो जाए, अगर आप हार्ली डेविडसन लेके जा रहे हो तो उसमें ज़्यादा खर्चा होगा। तो ऑब्वियसली 10,000 to 12,000 मैक्सिमम। ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव बाइक होने से ऑब्वियसली 20,000 25,000 तो ये तो खाएगा ही खाएगा। एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस तो ये आपके ऊपर है, क्या आप लोग ज़्यादा कुछ खाते हो, कहीं पे कुछ ड्रिंक कर लिया, अल्कोहल कंज्यूम कर लो, आप लोग सिगरेट खा रहे हो, आप लोग कुछ खाने में कुछ ये सब कुछ खरीद लिया, तो मिसलिनियस मैंने ऐसे ही जस्ट 2 to 3,000 शराब, स्मोक्स ये सब को इंक्लूड नहीं किया। अगर ये सब आप लोग इंक्लूड करोगे 13 डेज के लिए तो आप लोग अपना बजट बना लेना। परमिट्स का है 1000 रुपीज़ to 1500 रुपीज़ मैंने कंसिडर किया है, मतलब परमिट्स के साथ साथ पार्किंग भी है। परमिट्स में थोड़ा मतलब जैसे आप ILP निकाल रहे हो, कहीं कहीं आपको रूट टोल टैक्स देना पड़ता है, तो ये सब ओवरऑल जो बजट बन जाता है ये मिनिमम 13 डेज का हो जाता है 26,000, एंड जो मैक्सिमम होता है 40,500 सब मिला के पर रहने का, खाने का, पेट्रोल, मिसलेनियस एंड परमिट्स। इसमें हेल्थ का कोई अगर एक्सीडेंट होता है, बाइक का कुछ प्रॉब्लम होता है, ये मैंने कंसीडर नहीं किया है। नाउ लेट्स कम टू 14 to 15 डेज। 15 डेज का बताता हूँ। 15 डेज का बजट है रहने का, और रहने का बता देता हूँ, जो 7,500 मिनिमम है
और मैक्सिमम 15,000 है 15 डेज़ का। हाँ, 500 मिनिमम है, 1000 मैक्सिमम है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। रहने का आप कहाँ पे रहना चाहते हो 500 से 1000 के बीच में भी, तो ये आपका 7500 से 15,000 का होगा। पेट्रोल का खर्चा 10,000 से 12,000 रुपये सेम ही होगा ऑलमोस्ट। मिसलिनियस आपका 2,000 से 3,000। परमिट्स आपका परमिट्स एंड पार्किंग एंड ये सब का आपका 1000 से 1500। तो ये 15 दिन का बजट हो जाता है मिनिमम 28,000 एंड मैक्सिमम 46,500। नाउ जो मेरा ट्रिप किया था मैंने वो वाला मेरा अपना एक्सपेंसेस यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वो नहीं लिखा है, बट आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर आप 24 दिन के लिए 30 दिन के लिए जाते हो, 23 दिन पकड़ लेते 23 दिन के लिए जाते हो तो कितना हो सकता है। देखिए यहाँ पे 23 दिन के लिए अगर पकड़ते हो तो वही कैलकुलेट कर लीजिएगा। 500 अगर आप रहने का देते हो 23 दिन के लिए आप लोग 11,500 रुपये। अगर आप 1000 रुपये देते हो पर डे के हिसाब से 23,000 आपका रहना का ही हो जाता है। खाने का सेम 500 पर डे मिनिमम, मैक्सिमम 1000 तक जाता है, तो वही 11,500 मिनिमम, मैक्सिमम होता है 23,000। पेट्रोल का मैंने ऑलमोस्ट सेम 12,000 से 14,000 तक पकड़ा है। इससे ज़्यादा नहीं पकड़ा है बिकॉज 2,000 रुपये में तो बहुत लंबा आप लोग आ सकते हो, जा सकते हो 500-600 किलोमीटर जा सकते हो आराम से अगर आपका बाइक का माइलेज अच्छा देता है। और मिसलिनियस का अगेन 2,000 to 3,000 मैंने पकड़ा है। परमिट्स का मैंने 1,000 to 1,500 पकड़ा है ना। इसका ओवरऑल 23 डेज का बन जाता है 38,000 मिनिमम, मैक्सिमम हो जाता है 64,500 ना। ये इस एक्सपेंसेस में अगर आपका बाइक का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ख़राब होता है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। वो डिपेंड करता है आपका बाइक का क्या प्रॉब्लम है। कोई पंक्चर हो गया, कहीं पे टायर फट गया, या तो आपका कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और हेल्थ का भी मैंने कंसिडर नहीं किया है। आपने मेडिसिन खरीदा है, क्या खरीदा है, तो वो मैंने ऐड इसमें नहीं किया है ना। ये तो एक्सपेंसेस तीन दिनों को बता दिया, मतलब 3 आइटिनरी का बता दिया। अगर आप लोग इन सब आइटिनरी में अगर आप लोग कैंपिंग करते हो, अगर आप लोग अपना खाना बनाते हो, तो ये जितना भी एक्सपेंसेस मैंने बताया है उसका आधा आप लोग पकड़ लो। सपोज नाउ आप जो पहला है 13 डेज़ का, उसका आपका एक्सपेंसेस खर्चा खाली रहने का हटा के, खाना अगर आप लोग बना के खा रहे हो, एक्सपेंसेस आप मैंने 13 डे का बताया था मिनिमम 26,000 to 40,500। मैं बता रहा हूँ अगर आप कैंपिंग करते हो, खाना खुद बनाते हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको आपका बजट पड़ जाएगा नियरली पकड़ लीजिए 13,000 से 20,000 के बीच में। 13,000 से 20,000 के बीच में 13 डेज़ के लिए। 15 डेज़ का बन जाता है आपका 14,000 से ऑलमोस्ट 23,000। 14,000 से 23,000 ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। एंड 23 डेज़ का आपका बन जाता है 13,000 एंड 22,000 के आसपास, अगर आप कैंपिंग करते हो और खाना अपने हिसाब से खाते हो। बाकी का तो सब कुछ देना ही पड़ेगा। एंड यस गाइस, ये बजट था। अगर आप लोगों को बजट का मतलब इतना तो लगभग हो ही जाता है, आप लोग मतलब ये समझ के चलिए कि इतना पैसा तो लगेगा ही। और इससे भी कम अगर करना चाहते हो तो आप साइकिल चला के चले जाइए, बिल्कुल खर्चा ही नहीं है। या तो आप पैदल चले जाइए, तो उसमें और भी खर्चा नहीं है, खाली खाने का और रहने का टेंट लगा लीजिए। ये दैट्स इट गाइस। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बट 2 मिनट मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए फुल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ यहाँ पे मिसिंग लगता है, मुझे इस वीडियो तो बना दिया, मिसिंग लगता है तो मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5,000 खाली लेटर्स का मतलब डाल सकते हैं। अगर वो पार हो जाता है तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही वीडियो में आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय होम, गेट लैड।